नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के चैप्टर नंबर 5 को। चैप्टर नंबर 5 है अपना आधारभूत संरचना का विकास। तो इससे पहले हमने जो है वो 4 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं और आज हम जो आधारभूत संरचना का विकास जो अपना चैप्टर नंबर 5 है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, आधारभूत संरचना में क्या क्या चीजें आती है, जैसे ऊर्जा है, तो ऊर्जा में अपन को जैसे अधिष्ठापित क्षमता है, कौन कौन सी कैटेगरी में क्या है। इसके अलावा सड़क है, आरटीसी के द्वारा जो नवाचार किए गए हैं वो इसमें हम लेंगे। इसके साथ साथ आधारभूत संरचना से रिलेटेड जो विदेशी योजनाएं हैं उन विदेशी योजनाओं को भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे एडीबी की है, विश्व बैंक की है, अलग अलग, ठीक है। और इसके साथ साथ रेलवे का जो है वो राजस्थान में क्या सिनेरियो है, इन सारी चीजों पे हम अगले 1 घंटे आधा घंटे के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम ऊर्जा से। देखिए, राजस्थान में अगर हम ऊर्जा की बात करें तो राजस्थान में जो ऊर्जा है उसकी जो स्थापित जो क्षमता है राजस्थान में ऊर्जा की, सबसे पहले हमें कौन सी चीज याद करनी है? सबसे पहले हमें याद करनी है स्थापित क्षमता। ये अधिष्ठापित क्षमता शब्द भी आता है, अधिष्ठापित क्षमता। ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता को याद करना है, ठीक है। तो अगर पूछा जाता है कि राजस्थान में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता क्या है, तो 22-23 और 23-24 दो हमें याद करनी है। 22-23 में अगर हम देखें तो 23,508.96 मेगावाट, 23,508.96 मेगावाट जो है वो विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता थी, यानी इतने के जो संयंत्र हैं वो सरकार के द्वारा लगा दिए गए हैं। और यही जो है वो बढ़ के हो गई 24,783.64, 24,783.64। देखिए, ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अधिष्ठापित क्षमता, ठीक है। और दोनों अलग अलग लेंगे, 2022-23 से और 2023-24। ये जो 23-24 का डेटा है ये मार्च 24 तक लिया गया है। इकोनॉमिक सर्वे में जो भी डेटा आ रहा है वो मार्च 24 का डेटा जो है इसमें लिया गया है। तो अधिष्ठापित जो क्षमता है राजस्थान की वो पिछली बार थी 23,508 मेगावाट थी, और अब जो है 23-24 में मार्च 2024 तक अगर हम बात करें तो 24,783 मेगावाट होगी। पॉइंट 2 का आप छोड़ दो। तो हमें ये जरूर याद रखनी है कि वर्तमान में अधिष्ठापित जो ऊर्जा क्षमता है राजस्थान की वो है 24,783 मेगावाट, 24,783 मेगावाट। ये जरूर याद रखें, ये नहीं रहता है तो भी चलेगा। अब ये जो अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है ये इसकी अलग अलग कैटेगरी है, तो हमें मेनली याद रखना है सौर ऊर्जा को, सॉरी पहले सीक्वेंस वाइज लिखते हैं, पवन को, फिर सौर को, और फिर तीसरा हमें याद रखना है बायोमास। बायोमास। तो ये जो तीनों ऊर्जा है, क्योंकि पूछा जाता है, जैसे तापीय ऊर्जा नहीं पूछा जाता है वैसे बेसिकली, तो ये तीनों के बारे में ज्यादा सरकार का फोकस होता है। तो अगर पवन ऊर्जा की अपन बात करें तो 4,359 मेगावाट, 4,359 मेगावाट जो है वो वर्तमान में अधिष्ठापित क्षमता। ये 24,783 जो है उसमें से ही है 4,359 मेगावाट, ठीक है। अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें तो 4,010 मेगावाट है, और अगर बायोमास ऊर्जा की बात करें तो 195 मेगावाट के आसपास ये जो है वो बैठती है, ठीक है। तो आपको ये सीक्वेंस भी याद रखना है कि सबसे ज्यादा पवन है, फिर सौर है, फिर बायोमास, ठीक है। और टोटल जो अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है वो 24,783 है। अब उसके बाद में हम चलते हैं टेबल से एक बार वापस देखते हैं, तो 23,508 से बढ़ के होगी 24,783 मेगावाट। अगर हम पवन ऊर्जा की बात करें तो 4,359 4,359 मेगावाट है, 4,359.63 मेगावाट है। अगर बायोमास की बात करें तो 109.95, 109.95। अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें तो 4,010.50, 4,010.50। ये तीनों सीक्वेंस था आपको याद रखना है। इससे पहले पवन ऊर्जा, फिर सौर ऊर्जा, और फिर उसके बाद में बायोमास ऊर्जा, ठीक है। टोटल अधिष्ठापित ये और तीनों का सीक्वेंस अलग अलग। उसके बाद में नेक्स्ट में हम चलते हैं प्रसारण तंत्र। देखिए नेक्स्ट चीज आती है कि जो ट्रांसमिशन जो सिस्टम है
उसकी क्या स्थिति है। तो मार्च 2017 में ट्रांसमिशन सिस्टम की हम बात करें तो 36,079 सर्किट किलोमीटर जो है वो था। कितना था? 36,079 सर्किट किलोमीटर था। ये जो है वो मार्च 24 तक बढ़ गया। ये 17 की बात थी, 24 कर बढ़ के 44,232.90 सर्किट किलोमीटर हो गया। कितना हो गया? 36,079 से बढ़ के 44,232 हो गया। तो ये जो कंप्लीट जो प्रोग्रेस हुई ये हुई 22.60%। 22.60%। प्रसारण तंत्र से अगर क्वेश्चन आता है तो हमें यही रखना है कि 36,079 था 17 में, जो अब हो गया 44,232, यानी 22.60% की इसमें क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अगर हम 2023-24 की बात करें, भाई 23-24 में ये कितना बढ़ा, तो 23-24 में 473.69 किलोमीटर जो है नया जो प्रसारण तंत्र जोड़ा गया। 23-24 में 473.69 किलोमीटर नया प्रसारण तंत्र जोड़ा गया। तो दो चीजें हो गई अपने पास, एक अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता और दूसरी चीज हो गई अपने पास प्रसारण तंत्र की 22.60% की प्रोग्रेस हुई और वर्तमान में हो गया आपका 44,232 सर्किट किलोमीटर। 23-24 की हम बात करें तो 23-24 में जो है वो 473.69 किलोमीटर को इसमें ऐड किया गया। उसके बाद में ऊर्जा उपलब्धता पे बात करेंगे और उपभोग पे बात करेंगे। ठीक है, तो उपलब्धता की अगर हम बात करें तो जैसे हमने प्रसारण तंत्र को लिया वैसे ही उपलब्धता को लेंगे। तो मार्च 17 में जो ऊर्जा उपलब्धता तो थी वो 6,922 करोड़ यूनिट थी। देखिए कितनी थी? 6,922 करोड़ यूनिट थी। अब ये 6,922 करोड़ यूनिट बढ़ी और मार्च 24, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्च 24 तक का ये डेटा है, तो मार्च 24 में होगी 11,204 करोड़ यूनिट। 11,204 करोड़ यूनिट। और ये जो टोटल वृद्धि है वो 64.41% है। टोटल जो ये वृद्धि हुई वो कितनी हुई? 64.41%। तो दूसरा था ऊर्जा उपलब्धता की हम बात कर रहे थे। तो ऊर्जा उपलब्धता जो है वो मार्च 17 में थी 6,922 करोड़ यूनिट थी, जो अब बढ़ के हो गई 11,204 करोड़ यूनिट। और इस तरह से 64.41% की वृद्धि हुई। तीन चीजें हमने डिस्कस करी, ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता, प्रसारण तंत्र और उपलब्धता। ठीक है, तो ये तीनों के डेटा जो है हमें एक दो बार देख के अच्छी तरह से याद रखने हैं। नेक्स्ट में हम चलते हैं निजी क्षेत्र। देखिए ऊर्जा जो है, ऊर्जा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र क्या कर रहा है, निजी क्षेत्र का क्या योगदान है, क्या निजी क्षेत्र कैसे काम कर रहा है। तो अगर हम उसकी बात करें, अगर हम आरएस मेंस के बारे में हम बात करें तो मेंस में सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से कि निजी क्षेत्र का ऊर्जा क्षेत्र में योगदान बताइए। तो वहां अगर आप इस तरह के डेटा लिखते हैं तो वो बड़ी ही काम की चीज होती है, आपको जो नंबर मिलते हैं उनकी संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर 132 के भी सब स्टेशन की बात करें तो 243 सब स्टेशन ऐसे हैं 132 केवी के जो निजी क्षेत्र को दे रखे हैं, जो पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे दिए हुए हैं, पीपीपी मोड पे चल रहे हैं 243 स्टेशन 132 केवी के। और 400 केवी के जो अगर स्टेशन की बात करें तो 2 स्टेशन है 400 केवी किलोवाट के ना, अलवर और डीडवाना। ये याद रखना क्योंकि ये प्री के हिसाब से भी बेस्ट है। ठीक है, कि अलवर और डीडवाना के जो 2 स्टेशन है ना, उन स्टेशनों की स्थिति क्या है कि ये दोनों के दोनों प्राइवेट मोड पे चल रहे हैं। और अगर उत्पादन की बात करें तो निजी जो क्षेत्र है वो 2886 मेगावाट उत्पादन में अपना योगदान दे रहा है। तो निजी क्षेत्र में 132 केवी के 243 सब स्टेशन और 400 केवी के 2 स्टेशन चल रहे हैं। ठीक है, और 2886 मेगावाट जो है ये उत्पादन में अपना योगदान दे रहा है। अब हम बात करेंगे उपभोक्ता की। भाई राजस्थान में बिजली के उपभोक्ता कितने मीटर लगे हुए हैं, कितने लोग बिजली का यूज कर रहे हैं। तो मार्च 23 में जो है वो 182.79 लाख थे। मार्च 23 में कितने थे? 182.79 लाख, जो अब बढ़ के हो गए 190.61 लाख। कितने हो गए? 190.61 लाख, यानी 4.28% की क्या होगी इसमें वृद्धि होगी। 4.28% की इसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। तो ये हो गए क्या? उपभोक्ता। एक बार अपन इसको शॉर्ट में देखते हैं। तीन चीजें अपन ने देखी। पहला देखा अपन ने प्रसारण तंत्र, ठीक है, पहला प्रसारण तंत्र देखा, दूसरा अपन ने देखा उपलब्धता और तीसरा उपभोक्ता।
ऊर्जा की उपलब्धता, और तीसरा हमने देखा उपभोक्ता। ठीक है, आपको याद रखना है 2024 की डेटा जो वर्तमान में 24 में है, जो मार्च 24 तक है वो तो याद रखने ही रखने हैं। तो अगर प्रसारण तंत्र की हम बात करें तो 44,232 सर्किट किलोमीटर हुआ और 22.60% की वृद्धि के साथ ही हुआ। ये हमने अभी पीछे पढ़ा है कि प्रसारण तंत्र वर्तमान में 17 को छोड़ दीजिए, आपको 17 का याद होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता कोई बात नहीं। वर्तमान में याद रखिए कि 44,232 किलोमीटर था जो 22.60% की वृद्धि के साथ आगे बढ़ा। ठीक है, उसके बाद में ऊर्जा उपलब्धता की हम बात करेंगे तो ऊर्जा उपलब्धता की जो बात हमने की वो थी 11,204 किलोमीटर, 11,204 करोड़ यूनिट, 11,204 करोड़ यूनिट। और ये जो वृद्धि जो थी ना, ये 11,204 करोड़ यूनिट वाली, ये थी आपकी 64.41%। कितनी थी? 64.41%। तो दो चीजें तो ये हो गई। अब उपभोक्ता की बात आ गई तो उपभोक्ता भी अपन ने पढ़ा रिसेंटली कि 190.61 लाख उपभोक्ता है। कितने उपभोक्ता है? 190.61 लाख। और ये जो वृद्धि है 190.61 लाख उपभोक्ता है, ये जो वृद्धि है वो 4.28% की वृद्धि। कितनी है? 4.28% की ये वृद्धि। तो ये तीन डेटा तो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता होगी, प्रसारण तंत्र हो गया, उपलब्धता होगी और उपभोक्ता हो गए। एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए कि प्रसारण तंत्र है 44,232 सर्किट किलोमीटर, 22.60% की इसमें प्रोग्रेस हुई है। उपलब्धता है 11,204 किलोमीटर, 64.41% की इसमें वृद्धि हुई है। और उपभोक्ता है राजस्थान में बिजली के 190.61 लाख, 4.28% की इसमें क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं ग्रामीण विद्युतीकरण। ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्युत लगाने का जो काम है उसकी क्या स्थिति है? मार्च 24 तक की स्थिति को ही इसमें काउंट किया गया है। तो वर्तमान में 43,965 गांव, 1.14 लाख डाणिया और 105.64 लाख परिवार हैं जिनको क्या किया जा चुका है? विद्युतीकृत किया जा चुका है। विद्युतीकृत का मतलब ये इनके बिजली का कनेक्शन दे दिया गया है। 43,965 गांव, 1.14 लाख ढाणिया और 105.64 लाख परिवार। 105 ये फैमिली की नंबर है, याद रखना। 105.64 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको विद्युत उपलब्ध करवा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं कुसुम योजना। देखिए, विद्युत के अंदर एक बहुत ही सौर ऊर्जा के लिए उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2019 में सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छी स्कीम चलाई गई थी कुसुम। और इसके 3 कंपोनेंट हैं, ए, बी और सी। अलग अलग 3 प्रकार के कंपोनेंट हैं, अलग अलग इसमें जो है वो प्रोविजंस हैं। तो देखते हैं कुसुम योजना में क्या है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो योजना है नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय भारत सरकार की, राज्य सरकार की योजना नहीं है। ये जो रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है इंडियन गवर्नमेंट की, उसकी ये स्कीम है। तो नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय भारत सरकार की योजना है। 2019 में इसको सबसे पहले शुरू किया गया था। तो मैंने बताया कि इसमें 3 कंपोनेंट है, ए, बी और सी। अब सबसे पहले देखते हैं कि ए में क्या है। पहले हम बात करेंगे कंपोनेंट ए में। तो कंपोनेंट ए जो है वो उसमें क्या है कि RRECL द्वारा 33/11 kV सब स्टेशनों की 5 किलोमीटर परिधि में, ये 5 किलो है, 5 किलोमीटर परिधि में 0.5 से 2 मेगावाट के विकेंद्रीकृत सौर संयंत्र लगाए जाते हैं। जैसे कहीं भी 33/11 kV सब स्टेशन लगा हुआ है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ लगा हुआ है, तो इसके चारों तरफ 5 किलोमीटर की जो परिधि है, इस 5 किलोमीटर की परिधि में कौन लगाता है? RRECL, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर 0.2 मेगावाट से लेकर 0.5 मेगावाट से लेकर 0.2 मेगावाट तक के क्या लगा रहा है? सब स्टेशन लगा रहा है, सौर ऊर्जा संयंत्र लगा रहा है, ताकि उस एरिया में जितने लोग रह रहे हैं ना, वो उन सबको जो है वो सौर से एनर्जी मिलती रहे
ठीक है, और अपनी बची हुई एनर्जी को वो जो है वो सब स्टेशन को सप्लाई कर सके। उसके बाद में आता है कंपोनेंट बी। कंपोनेंट बी में डीजल पंप जो है ना उनको सौर्यकरण करने का लक्ष्य रखा गया कि जो डीजल पंप है, जो भी किसान है वो डीजल पंप का इस्तेमाल करता है, स्वयं की उसकी भूमि है और वो जो किसान है वो डीजल के माध्यम से संचालित कर रहा है अपने सिंचाई के उस पंप को, तो उसको सौर ऊर्जा से सौर्यकृत करने के लिए 10 HP तक जो है के संयंत्र इसमें लगाए जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि इसमें जो अनुदान होता है ना वो 7.5 HP तक ही मिलता है। इसमें अनुदान होता है वो कितने HP तक मिलता है? 7.5 HP तक मिलता है। इसमें 60% अनुदान दिया जाता है। कितना परसेंट देखिए इसमें अनुदान का क्या रेशियो है? अनुदान में क्या है इसमें कि जैसे 60 में ये कंपोनेंट बी की हम बात कर रहे हैं तो टोटल 60% अनुदान उसमें मिलता है। अब कैसे मिलता है? 30% को देती है केंद्र सरकार। ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा इनका जो रेशियो है वो याद रखना है कि 30% तो कौन देती है? केंद्र सरकार देती है। फिर 30% देती है कौन? राज्य सरकार। ठीक है, तो ये हो गया 60%। अब और क्या करते हैं कि 30% का वो जो किसान है उसको बैंक से ऋण दिला दिया जाता है। जो भी लागत है उसका 30% बैंक से लोनिंग हो जाती है और 10% जो होता है वो किसान को खुद भरना पड़ता है। 10% किसान को क्या करना पड़ता है? खुद भरना पड़ता है। तो अगर 5 लाख का मान लीजिए संयंत्र वो लगा रहा है तो 5 लाख के संयंत्र में मात्र उसे 50,000 रुपए भरने पड़ेंगे। कितने भरने पड़ेंगे? 50,000, क्योंकि 60% तो सरकार सब्सिडी दे देगी, ये 30 सरकार केंद्र और 30 राज्य, और 30% उसको लोनिंग कर दी जाएगी जिसकी वो बाद में किस्तें भरता रहेगा। मात्र 50,000 रुपए देखिए 5 लाख तक का जो है वो सोलर पंप अपना स्थापित कर सकता है डीजल पंप सेट की जगह पे। ठीक है, तो ये जो है वो डीजल पंप सेट वाली स्कीम कंपोनेंट बी जिसको कहते हैं। अब कंपोनेंट सी है, ये 4 दिसंबर 2024 से जो है ना ये नया सोलर फीडराइजेशन का ये शुरू किया गया है। तो इसमें क्या है कि 2 लाख जो पंप है उनको सौरकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। पूरा फीडर जो है ना, पूरे फीडर को ही सोलर से चलाया जाएगा। इसमें पूरे फीडर को ही सोलर से, ये ए और बी में तो विकेंद्रीकृत थे, ठीक है, जैसे जिसके जहां जगह है वहीं वो उसने लगा दिया। अब इसमें क्या है कि पूरे फीडर को ही सोलर से चलाया जाएगा, पूरे फीडर में लाइट सोलर से दी जाएगी। तो ये 3 है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। ठीक है, नेक्स्ट में है सौर कृषि आजीविका योजना। देखिए ये भी कुसुम योजना से रिलेटेड ही है, ये कुसुम योजना से संबंधित है। इसमें क्या है? इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए भूस्वामी है, किसी की जमीन है, ठीक है, और एक होता है डेवलपर, 2 आदमी है। डेवलपर कौन होता है? जिसको सौर संयंत्र लगाना है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है और वो सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना चाहती है। कंपनी क्या करती है? सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना चाहती है, लेकिन समस्या क्या आ रही है कि उस कंपनी के पास क्या नहीं है? जमीन नहीं है, उस कंपनी के पास भूमि नहीं है। और ये जो भूस्वामी है ये चाहता है कि मेरी जमीन पर संयंत्र लगे, लेकिन इसके पास कंपनी नहीं है। तो ये क्या करे भाई? इन दोनों के बीच में कोई समाधान हो जाए। तो इन दोनों के बीच में समाधान करने के लिए सरकार ने एक स्कीम लेके आ गई और उस स्कीम का नाम है सौर कृषि आजीविका योजना। भूस्वामी और लैंड डेवलपर्स के बीच में जो है वो सरकार है वो आ गई सौर कृषि आजीविका योजना। इसमें क्या है कि इन्होंने सरकार ने www.rajasthan.org.in एक वेबसाइट लॉन्च की। ये जो है ये इस वेबसाइट पे जाके अपनी डिमांड डाल देंगे और जो किसान है वो भी ई मित्र के माध्यम से या स्वयं उसको आता है तो वो अपनी भूमि उपलब्धता की बात कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये दोनों के बीच में ये जो है वो योजना है वो प्लेटफॉर्म का काम करेगी और किसान जो कंपनी है उस कंपनी को जमीन मिल जाएगी और जो किसान है उसको अपनी जमीन का पैसा मिल जाएगा। देखिए ये जो जमीन होगी वो 25 वर्ष तक के लिए दी जाएगी किराए पे, मोल नहीं दी जा रही है। सबसे पहले तो ध्यान रखना है 25 वर्ष तक किराए पे दी जाएगी, प्लस 1 वर्ष का और इसमें वो अवधि होती है अलग से, टोटल 26 वर्ष होता है। ठीक है, तो भूस्वामी और लैंड डेवलपर्स, ये जो डेवलपर्स हैं सौर डेवलपर्स, उनके बीच में एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करने के लिए सौर कृषि आजीविका योजना शुरू की गई है। इसका एकमात्र उद्देश्य है सोलर संयंत्र लगाने के लिए कंपनी को लैंड प्रोवाइड करवाना और जो खाली जमीन, बंजर जमीन पड़ी है भूस्वामी की,
उससे अतिरिक्त आय बढ़ाने के लिए उनको कंपनियों के साथ लाना। ठीक है, अगली देखो एक नई स्कीम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि 22 जनवरी 2024 को एक बड़ा इवेंट और हुआ था। क्या हुआ था? राम मंदिर का उद्घाटन। ये भी दोनों याद रखने हैं। राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उन्होंने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की। इन्होंने कहा भाई 300 यूनिट तक जो है ना वो फ्री बिजली दे देंगे, लेकिन वो किससे देंगे? वो सौर ऊर्जा से देंगे। वो फ्री बिजली किससे दी जाएगी? सौर ऊर्जा से दी जाएगी। 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि लाइट से दी जाएगी, ये विद्युत ताप से दी जाएगी। उसको किससे जाएगा? सोलर से, ताकि उसमें क्या होगा कि पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। तो इसके लिए सरकार ने टारगेट रखा है कि पूरे देश में 1 करोड़ घर जो है उनमें सौर संयंत्र लगाया जाएगा। पूरे देश में 1 करोड़ घरों में सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा। रूफटॉप जो सोलर संयंत्र है वो लगाया जाएगा। और उसमें आपको याद यहाँ पे मेन ये रखना है कि इसमें राजस्थान के लिए 5 लाख घर हैं। पूरे देश में तो कितना होगा? 1 करोड़। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कितना होगा? 5 लाख घरों में लगाया जाएगा। ठीक है, मार्च 2024 तक अगर हम बात करें तो 3000 घर जो है ना वो राजस्थान के 3000 घरों में जो है वो अब तक ये संयंत्र लगाया जा चुका है। ठीक है, 3 चीजें याद रखनी है। पहला, पूरे देश में कितने घरों में लगाया जाएगा? तो 1 करोड़ घरों में लगाया जाएगा। और राजस्थान में कितने का टारगेट है? तो 5 लाख का टारगेट है। और मार्च 24 तक कितने घरों में लगा दिया गया है? तो 3000 में लगा दिया गया। स्टेटमेंट बन के क्वेश्चन आ सकता है। और नई स्कीम है तो आप 100% मान के चलिए कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से क्वेश्चन प्री में और सीईटी वगैरह जो भी एग्जाम सब होने वाली है उनमें आना ही आना है। ठीक है, अगर इसके बजट की बात करें तो 75,000 करोड़ रुपए इसका जो बजट होगा, टोटल बजट इस स्कीम का है वो 75,000 करोड़ है। और अनुदान है वो कितना है? 78,000। अब इस अनुदान को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए कोई भी आदमी अपने घर पे जो सोलर संयंत्र लगाएगा, उस सोलर संयंत्र के सौर संयंत्र जो लगाया जाएगा, इस सौर संयंत्र की 3 कैटेगरी होगी, 1, 2 और 3। पहला होगा 1 किलोवाट का, दूसरा होगा 2 किलोवाट का और तीसरा होगा 3 किलोवाट। ठीक है, ये फिर ज्यादा भी लगा सकता है 3 से। तो पहला, अगर कोई 1 किलोवाट का सोलर संयंत्र लगाता है तो उसको 30,000 रुपए अनुदान दिया जाएगा। कितना अनुदान दिया जाएगा? 30,000। अगर कोई 2 का लगाता है तो उसको 60,000 अनुदान दिया जाएगा। अगर कोई 3 का लगाता है तो उसे 78,000 अनुदान दिया जाएगा। देखिए अधिकतम अनुदान जो है वो कितना है? अधिकतम अनुदान इसके अंदर आपका 78,000 रुपए है। ठीक है, न्यूनतम 30,000 और अधिकतम 78,000। तो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को जरूर याद रखें भाई, ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। नेक्स्ट में चलते हैं, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना देखिए घरेलू के लिए है। इसमें क्या है कि 100 यूनिट बजट जो था अपना 2023-24 बजट 2023-24 में इसकी क्या की गई थी? घोषणा की गई थी और तब से ये स्कीम लागू थी। ठीक है, तो जो 100 यूनिट है वो बिजली की वो मुफ्त दी जाएगी। अगर व्यक्ति 200 यूनिट का उपभोग करता है, 200 यूनिट तक उपभोग करता है, तो जो पहली 100 यूनिट है वो क्या दी जाएगी? मुफ्त दी जाएगी। लेकिन अगर 200 से प्लस 200 जाता है तो फिर जो है ना इस योजना का फायदा उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में घरेलू के लिए जो है, यदि कृषि कनेक्शन के लिए अलग है, तो घरेलू के लिए जो है उसमें 100 यूनिट जो है वो बिजली का मुफ्त रहेगी। अगर वो 200 यूनिट तक यूज करता है तो पहली 100 यूनिट फ्री रहेगी। अगर मान लीजिए कि वो 200 से ज्यादा करता है तो फिर उसके अंदर उसको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, 73.75 करोड़ जो परिवार है उनका बिजली का बिल इस योजना के कारण 73.75 करोड़ परिवारों का जो बिजली का बिल है वो इस योजना में क्या हो गया? शून्य हो गया। तो अब मुफ्त होगी बिल। क्यों? क्योंकि 100 यूनिट से ज्यादा यूज नहीं करते। 100 यूनिट यूज करते हैं तो सीधी सी बात है कि वो है फ्री, तो इसलिए हो गई ये मुफ्त। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा वो ऊर्जा जिसका क्षय नहीं हो। और अक्षय ऊर्जा में आप 3 ऊर्जा जो अभी बात करके आए, कौन कौन से? सौर, पवन
और बायोमास, सौर, पवन और बायोमास। अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सौर ऊर्जा की बताई थी 4010, इसकी बताई थी 4369 और इसकी बताई थी 109.95 मेगावाट। ठीक है, 4010, 4369, 109.95 मेगावाट। ये अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता हमने स्टार्ट में पहली स्लाइड में इसको पढ़ा था, याद रखना है। ठीक है, तो ये यहाँ इसलिए रिवाइज की गई ताकि अपने को एक बार फिर से याद रहे। अभी के राजस्थान में पिछली बार हम देखें तो आरएस 2018 में आया था शायद, ये डायरेक्ट आरएस 2018 में ये क्वेश्चन आया था मेंस में। आरएस 2018 मेंस में क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट यही क्वेश्चन था और यही इसका आंसर था। अब उसका यह आंसर कैसे था, उसमें क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन की अधिकता के क्या कारण है। 2 नंबर का क्वेश्चन था ये। तो भाई सीधा सा कारण ये है कि एक तो यहाँ सौर विकिरण की तीव्रता बहुत ज्यादा है। भाई यहाँ धूप पड़ती है तो जो सूरज की जो रोशनी प्राप्त होती है, जो गर्मी प्राप्त होती है, वो बहुत ज्यादा है। अब उसका यहाँ ये लिखना था 6 से 7 किलोवाट प्रति घंटा प्रतिदिन, 6 to 7 किलोवाट प्रति आवर प्रति दिन। ठीक है, इसके साथ साथ 325 दिन तक सौर दिवस होते हैं, यानी बादल तो बहुत ही कम आते हैं, तो लगभग 365 में से 325 दिन जो है वो सूर्य क्या करता है, चमकता रह जाता है, जिसे पूरे दिन धूप निकलती रहती है। तो एक लंबा सौर दिवस, लंबे सौर अवधि और 6 से 7 किलोवाट प्रति घंटा की जो धूप है, उसके कारण राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन की जो क्षमताएं हैं वो बहुत ही ज्यादा है। अगर राजस्थान की अनुमानित क्षमता देखी जाए, ये मोस्ट है, देखो ये जो है वो सर्वे के अनुसार एस्टिमेटेड है कि राजस्थान में अनुमानित कितनी सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है, तो 142 गीगावाट। कितनी है? 142 गीगावाट। भाई राजस्थान में 142 गीगावाट सौर उत्पादन की क्षमता है। और अगर अपन पवन की बात कर लेना तो इसका डबल कर देना। पवन के लिए जो है वो 150 मीटर की ऊंचाई की बात होती है, 150 मीटर की ऊंचाई पे जो है तो वो 284 गीगावाट है। तो सौर और पवन दोनों याद रखना। सौर की कितनी है? 142 और उसकी 284। पवन के लिए जो है ऊंचाई भी मायने रखती है, भाई आप कितनी ऊंचाई पे लगा रहे हो। तो ऊंचाई 150 मीटर की ऊंचाई पर अगर हम लगाते हैं तो 284 गीगावाट विद्युत जो है उत्पादित की जा सकती है। अगर सौर ऊर्जा की अगर कितने संयंत्र स्थापित कर ले इसकी बात करें तो 19,459 संयंत्र। देखिए सिर्फ संयंत्र स्थापित है, ठीक है, इंस्टॉलेशन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो 19,459 के संयंत्र इंस्टॉल किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ 2 नीतियां हैं। राजस्थान हाइड्रोजन नीति जो आई थी 29 सितंबर 2023 को, ये तारीख याद रखनी है, अलग से हम इनको डिफाइन करेंगे बाद में। और राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति आई थी 6 अक्टूबर 2023 को। हाइड्रोजन नीति तो आई 29 सितंबर 2023 को और अक्षय ऊर्जा नीति आई वो 6 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं सोलर पार्क। ठीक है, राजस्थान में जो सोलर पार्क है उसकी अगर हम बात करें बड़ला की, तो ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। उसके कारण क्या? क्योंकि इसकी जो क्षमता है वो देखिए आप कितनी है। राजस्थान की जो बड़ला सोलर पार्क है इसकी क्षमता देखिए, इसकी जो क्षमता है वो है आपकी 2245 मेगावाट। कितनी है? 2245 मेगावाट। 2245 मेगावाट क्षमता है। अब इसमें 2245 मेगावाट के जो है वो 4 संयंत्र लगे हुए हैं। कितने संयंत्र लगे हुए हैं? 4 संयंत्र लगे हैं। तो देखिए हम अलग अलग इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फेज में, प्रथम फेज में जो संयंत्र लगाया गया वो 65 मेगावाट का था। कितने का था? 65 का था। और इस 65 मेगावाट की स्थापना किसने की थी? RSDCL ने की थी, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा। और ये तो आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट फेज था जो था ना, वो पूरी तरह से राजस्थान अक्षय ऊर्जा कंपनी, इसको हमने अभी पढ़ा था RRECL राजस्थान के मतलब अपने स्तर पे किया गया था। ये जो प्रथम फेज जो था 65 मेगावाट का, इसका स्थापना, इसका जो भी काम किया गया वो राजस्थान में अपने स्तर पे किया गया था। तो स्टेटमेंट में आ सकता है। बाकी जो ये 3 फेज है ना, बाकी 3 फेज जो भारत सरकार है, भारत सरकार की सोलर पार्क योजना, भारत सरकार की एक योजना चलती है, कौन सी? सोलर पार्क योजना के तहत किए गए हैं। भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के तहत किए गए। ठीक है, 3
फेज भारत सरकार की सोलर पार्क योजना में किए गए और एक फेज किसमें किया गया, एक फेज जो है वो किया गया राजस्थान अक्षय ऊर्जा RRECL द्वारा खुद अपने स्तर पे। ठीक है, तो ये सारे के सारे है ना। फिर फेज सेकंड की बात करें तो 680 मेगावाट का था, 680 मेगावाट का था। ये भी RSDCL के माध्यम से संपन्न किया गया। पहला 65, दूसरा 680, तीसरा फेज जो था वो 1000 मेगावाट का था। तो ये सुराज नामक कंपनी है, SURAJ, सूरज जिसको बोलते हैं, सुराज बोलते हैं, जो भी बोलना है। ठीक है, इस कंपनी के माध्यम से किया गया। चौथा जो फेज था वो 500 मेगावाट का था। ये अडानी रिन्यूएबल पार्क राजस्थान, अडानी की जो कंपनी है उसके माध्यम से इसको संपादित किया गया। तो 2245, अगर भड़ला की हम बात करें शॉर्ट में, तो भड़ला जो है उसकी जो क्षमता है वो कितनी है, 2245 है। राज्य सरकार ने अपने स्तर पे एक फेज पूरा किया और वो फेज कौन सा था, फेज फर्स्ट फेज किसने किया, राज्य सरकार ने किया। अब फर्स्ट फेज में क्या हुआ थी, फर्स्ट फेज की जो क्षमता थी वो 65 मेगावाट थी। कितनी थी, 65 मेगावाट। और RSDCL ने इसको पूरा किया। कंपनी कौन थी, RSDCL, राजस्थान सौर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। फिर उसके बाद में केंद्र सरकार यानी भारत सरकार की एक स्कीम है, कौन सी, भारत सरकार ने एक स्कीम चला रखी है, सोलर पार्क योजना। कौन सी, सोलर पार्क योजना, भारत सरकार की सोलर पार्क योजना। इसके तहत जो है ना वो 3 और लगाए गए, 3 लगाए गए। तो सेकंड कौन सा हो गया भाई, ये तो फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड जो है वो सेकंड 680 मेगावाट का हो गया। ये भी किसने किया, RSDCL ने किया। ठीक है, थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड 1000 मेगावाट का हो गया। और ये सूरज नामक कंपनी जो है, I&L की सूरज नामक कंपनी के द्वारा किया गया। और फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ जो है वो 500 मेगावाट का है। और ये अडानी की जो कंपनी है, अडानी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, अडानी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा किया गया। तो ये जो अपना बढ़ला है ये फलोदी में, सबसे पहले ये भी तो आपको पता होना चाहिए, फलोदी में जो है वो बाप तहसील है, उसके अंतर्गत ये स्थान है। ठीक है, तो सबसे बड़ा सोलर पार्क, राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क है ये। 2245 मेगावाट जो है वो इसकी क्षमता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरह से एक बार देखो। नेक्स्ट में हम चलते हैं पवन ऊर्जा। अब सौर ऊर्जा की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे पवन ऊर्जा। देखिए पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा की 150 मीटर पे अनुमानित क्षमता 284 गीगावाट। ठीक है, और सौर ऊर्जा की हमने कितनी पड़ी भाई, पवन की 284 पड़ रही है, सौर की कितनी पड़ी, सौर की हमने पड़ी 142 गीगावाट। दोनों याद रखे, साथ साथ पैरेलल याद करते रहे। अगर ऊर्जा संयंत्र स्थापना की बात करें, ठीक है, तो 5209 मेगावाट के संयंत्र जो है ना वो स्थापित किए जा चुके हैं, 5209 मेगावाट। इसके बाद में हम पढ़ेंगे बायोमास ऊर्जा। बायोमास ऊर्जा के लिए RS 2021 का जो मेंस है उसमें सीधा सा क्वेश्चन आ गया था एक, और वो भी कितने नंबर का आया था, 2 नंबर का। यही से पूछा गया था कि बायोमास ऊर्जा के स्रोत बताइए। देखिए छोटी सी चीज, बिल्कुल नॉर्मल सी बात पूछ ली उन्होंने। अब स्रोत पे कौन ध्यान दे भाई, बायोमास ऊर्जा के स्रोत वो स्रोत लिखने हैं जो इकोनॉमिक सर्वे में लिखे हैं। अब इकोनॉमिक सर्वे में क्या लिखा भाई, सरसों की तूड़ी और विलायती बबूल। आप RS मेंस 21 का पेपर उठा के देख लिया, उसमें आपको मिल जाएगा इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर फर्स्ट में, पेपर फर्स्ट का जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है उसमें 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें मिलेगा। ठीक है, तो बायोमास ऊर्जा जो है राजस्थान में हमने स्थापित क्षमता तो देखी, इसकी कितनी देखी, 109.95 मेगावाट। स्थापित क्षमता कितनी देखी, 109.95 मेगावाट। अभी हमने पीछे बात करी। ठीक है, तो सरसों की तूड़ी और विलायती बबूल 2 ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा बायोमास ऊर्जा प्रोडक्ट करने के साधन है, स्रोत है। अगर ये इंस्टॉलेशन की बात करें तो 12.45 मेगावाट के इंस्टॉलेशन मार्च 24 तक इंस्टॉल किए गए हैं। अभी यहाँ पे देखिए एक एनर्जी, एक पॉलिसी हो रहा है, राजस्थान बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 कब आई, 29 सितंबर 2023 को।
राजस्थान बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी 2023 29 सितंबर 2023 को आई। इसके साथ साथ हमने पढ़ा हाइड्रोजन पॉलिसी। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए हैं हाइड्रोजन पॉलिसी। हाइड्रोजन पॉलिसी कब आई? यही तारीख है 29 सितंबर 2023। 29 सितंबर 2023 इस दिन दो पॉलिसी आई, एक है हाइड्रोजन पॉलिसी और एक है बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी। ठीक है, अगले में चलते हैं अपन सड़क। सड़क की अगर हम बात करें तो राजस्थान में सड़कों का क्या सिनेरियो उस पर हम डिस्कस करेंगे। अब भाई ऊर्जा को हमने देख लिया, अब देखेंगे हम राजस्थान में सड़क का क्या सिनेरियो है। ठीक है, तो सड़क की अगर हम बात करें तो 1949 में हम राजस्थान के निर्माण की बात करते हैं 30 मार्च 1949, बताइए सभी को। तो 30 मार्च 1949 को जब राजस्थान का निर्माण हुआ उस टाइम पर राजस्थान में टोटल जो सड़कें थी वो 13,553 किलोमीटर थी। कितनी थी? 13,553 किलोमीटर। अब ये आपको याद नहीं रहती तो कोई बात नहीं, लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो 301,810.86 किलोमीटर सड़क है। ये वर्तमान स्थिति, अंतिम आंकड़े हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई जो है वो कितनी है, तो वो है 301,810.86 किलोमीटर। 301,810.86 किलोमीटर। अगर राजस्थान में सड़क का घनत्व देखा जाए तो 88.18 किलोमीटर है, यानी 100 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जो है ना उसमें 88.18 किलोमीटर सड़कें हैं। और भारत में है 165.24 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में, यानी भारत में 165 है, राजस्थान में 88 है। तो राजस्थान में तो लगभग आधा ही है। क्यों है? क्योंकि राजस्थान में रेगिस्तान की जो बहुलता है ना, लगभग 61% क्षेत्र में रेगिस्तान है और इसी कारण से जो है ये कम है। ठीक है, तो दो चीजें आपको याद रखनी है कि राजस्थान में कुल सड़क तो 3,01,810.86 किलोमीटर, 3,01,810.86 किलोमीटर। और अगर सड़क घनत्व देखें तो 88.18 किलोमीटर राजस्थान का है और भारत की अगर हम बात करें तो 165.24 किलोमीटर जो है वो राजस्थान का है भारत का है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में। अब यहां से आपको एक सीक्वेंस में याद रखना है कि ये जो 3,01,810.86 किलोमीटर आपने निकाला, पॉइंट को छोड़ भी देता हूं, ठीक है, उसमें से सड़कों का अलग अलग वर्गीकरण है भाई। कुछ ग्रामीण सड़कें हैं, कोई अन्य जिला सड़कें हैं, स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखनी। तो अब इसमें क्या पूछा जाता है? क्रम पूछा जाता है। तो मैंने इसको क्रम से ही अरेंज कर रखा है कि सबसे ज्यादा सड़कें कौन सी हैं, तो सबसे ज्यादा भाई अपने गांव हैं सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा ग्रामीण सड़कें हैं। फिर ग्रामीणों को किससे जोड़ा जाता है? गांव को जोड़ा जाता है जिले से, तो अन्य जिला सड़कें 2 नंबर पे आ गई। फिर उसके बाद में थोड़ी जिला सड़कें होती है, उसके बाद में भाई अच्छी की स्थिति में कौन सा आ गया? तो भाई स्टेट हाईवे आ गए। क्या आ गए? स्टेट हाईवे आ गए। फिर स्टेट हाईवे के बाद में भाई चौथे नंबर पे हम बात करें तो मुख्य जो जिला सड़कें, जो MDR मेन डिस्ट्रिक्ट रोड जिसको बोलते हैं ना, तो मुख्य जिला सड़कें आ गई। सबसे कम में अगर हम बात करें तो लगभग 10,000 किलोमीटर के आसपास है, 10,789.72 किलोमीटर, वो है राष्ट्रीय राजमार्ग। तो ये चीज याद रखें, सबसे ज्यादा है ग्रामीण सड़कें, फिर अन्य जिला सड़कें, फिर राज्य राजमार्ग, फिर मुख्य जिला सड़कें और फिर उसके बाद में आ गया अपना राष्ट्रीय राजमार्ग। एक बार ये भी देख लीजिए, ग्रामीण सड़क 1,91,547.59 किलोमीटर। सिक्वेंस जरूर याद रखें, डेटा याद नहीं रहता है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पूछा जाता उतना, लेकिन सिक्वेंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो 1,91,547.59 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया ग्रामीण सड़क। फिर अन्य जिला सड़कों की बात करें तो ये आपकी 67,952.30 किलोमीटर, 67,952.30 किलोमीटर। उसके बाद में अगर राज्य राजमार्ग की बात करें तो 17,348.60 किलोमीटर, 17,348.60 किलोमीटर। मुख्य जिला सड़कें MDR की बात करें तो 14,172.65 किलोमीटर। ठीक है, और राज्य राजमार्ग ये जरूर याद रखना 10,789.72 किलोमीटर। ये मोस्ट है। आप राज्य जो स्टेट हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं, उनका डेटा जरूर याद रखना। ये 2% है पूरे देश की। अगर अपन बात करें ना, पूरे देश में सिर्फ 2% है, उसमें 40% परिवहन होता है। ये इस डेटा से रिलेटेड नहीं, अलग चीज है।
कि पूरे देश में नेशनल हाईवे 2% ही है पूरी रोड का, लेकिन 40% जो है वो परिवहन वहां से होते हैं। तो याद रखना 10,789.72 किलोमीटर, 10,789.72 किलोमीटर। तो सड़क जो है उसकी आपको लंबाई याद रखनी है और उसके साथ साथ सीक्वेंस और घनत्व, तीन चीजें याद रखनी है। लंबाई 301,810, सीक्वेंस अगर घनत्व अगर हम बात करें तो राजस्थान का 88.18 और भारत का 165.24। अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो सबसे ज्यादा ग्रामीण सड़कें, ठीक है, 2 नंबर पे आ गई अन्य जिला सड़कें, 3 नंबर पे आ गई स्टेट हाईवे, 4 नंबर पे मुख्य जिला सड़कें और 5 नंबर पे नेशनल हाईवे आता है 10,789.72 किलोमीटर, 10,789.72 किलोमीटर। नेक्स्ट है पीडब्ल्यूडी। ये जो सड़क आती है ना उसका 99% पीडब्ल्यूडी के अंदर में है और 1% जो है वो शहरी क्षेत्र में। तो पीडब्ल्यूडी के बाद जो सड़कें है ना उसका 99% ग्रामीण क्षेत्रों में है और 1% किस में है, शहरी क्षेत्र में है। अगर ग्रामीण कितने गांव जुड़े उसकी बात करें तो 43,264 गांव हैं और 43,264 गांव है, जिसमें से 89.57% गांव, ये डेटा गलत है, 89.57% गांव जो है वो किससे जुड़ गए हैं, अपने सड़कों से जुड़े हैं। 43,264 में से 89.57% गांव इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। अब ये देखिए ये होगी अपनी सड़कें। सड़कों के बाद में सड़कों से रिलेटेड जो विदेशी जो सहायतार्थ योजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, वो हम 2-3 यहाँ डिस्कस करेंगे जो सड़क से रिलेटेड है। तो सबसे पहले है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम परियोजना 3 ट्रांस 3 इसको भी बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, आपको ध्यान रखना, आपके पास 2 सेम योजनाएं आएंगी, आपके पास 3 योजना आएंगी, सेम आएंगी, सेम लगभग सेम नाम होगा। आपको अंतर कहां करना है, एक में निवेश लिखा आएगा और एक में विकास लिखा आएगा। एक में निवेश लिखा आएगा और एक में विकास लिखा आएगा। तो जहां निवेश लिखा शब्द है ना वो तो एडीबी की है, उसकी फंडिंग एजेंसी है एडीबी, ठीक है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसको बोलते हैं, ठीक है। और जो विकास लिखा आएगा ना उसकी फंडिंग एजेंसी है डब्ल्यूपी। तो डब्ल्यूपी यानी विश्व बैंक। बस इससे आप अंतर कर सकते हो। और प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा, आपको ये नहीं पूछा जाएगा कितनी लागत है, कब से है, क्या, इस तरह की चीजें बहुत कम पूछी जाती है, हालांकि अपन इसको पढ़ेंगे, लेकिन प्रश्न में सिर्फ यही पूछा जाता है। तो बताइए कि राजस्थान राज्य मार्ग निवेश कार्यक्रम परियोजना जो है वो किसकी सहायता से है, तो वहां पे किसका नाम आएगा, निवेश है तो निवेश एडीबी की, और विकास है तो विकास विश्व बैंक की, क्योंकि विश्व बैंक में भी वी आता है पहले और विकास में भी पहले वी आता है, बस इसको मिलाकर आप इसमें वो कर सकते हो। ठीक है, तो राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम परियोजना ट्रांस 3, तो निवेश आ गया, तो निवेश किसकी, एडीबी की। अब इसकी लागत की अगर हम बात करें तो 2617.04 करोड़ इसकी लागत है। ये जो योजना है, ये 3-4 योजना जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ये सारी सड़कों के सुधार और उसके उन्नयन से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे सड़कें बनाना, पुरानी है तो मरम्मत करना, ब्लैक स्पॉट चिन्हित करना, ठीक है, परिवहन प्रणाली को और प्रबंधन करना, इस तरह की चीजें इसमें की जाती है। तो 2617.04 करोड़ की है ट्रांस 3 योजना। इसकी अवधि की अगर हम बात करें तो दिसंबर 19 से शुरू हुई और सितंबर 24 तक इसकी अवधि थी। तो ये योजना जो है वो अब पूरी हो चुकी है। इस योजना में क्या था कि 6 अलग अलग पैकेज के माध्यम से 754 किलोमीटर राजमार्ग जो है उनका उन्नयन किया गया, और उन जो टोटल राजमार्ग जिनका उन्नयन किया गया उनकी संख्या कितनी थी नेशनल हाईवे की, 11। तो 6 पैकेज, 11 हाईवे, 754 किलोमीटर। ठीक है, दिसंबर 19 से शुरू हुई और सितंबर 24 तक चली, 2617.04 करोड़ की थी, और एडीबी की एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा फंडिंग इसमें की गई थी। ठीक है, अगले में हम चलते हैं राजस्थान राज्य मार्ग विकास परियोजना। देखिए नाम आ गया ना, लगभग सेम है, लेकिन वहां निवेश था, यहाँ क्या है विकास। तो विकास में भी वी, विश्व बैंक में भी वी। ठीक है, तो ये योजना किसकी, भाई विश्व बैंक की, राजस्थान राज्य मार्ग विकास परियोजना विश्व बैंक की। अब विश्व बैंक कुल लागत है 1996.70 करोड़, 1996
करोड़ की लागत है इसकी। इसका जो प्रारंभ हुआ वो अक्टूबर 19 से हुआ, वर्तमान में ये जारी है। इसके तहत क्या है, देखिए पिछले में तो हमने पढ़ा 754 किलोमीटर, 6 पैकेज और 11 एनएच, 11 नेशनल हाईवे, ये चीज हमने पढ़ी पिछली में, एडीबी वाली जो योजना थी उसमें। ठीक है, इसमें क्या है कि 801 किलोमीटर 11 राजमार्ग, 801 किलोमीटर के 11 राजमार्गों का उन्नयन किया जाएगा। और ये देखिए ये क्या ट्रांस 2 है ना, वो थी, इससे पहले ट्रांस 1 भी सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी, जिसमें 10 पैकेज थे, 917 किलोमीटर थी और 13 राजमार्ग उसके अंतर्गत थे। ये जो योजना है उसका उद्देश्य यही है, यातायात प्रवाह में सुधार और बेहतर प्रबंधन हेतु क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग करने का जो इसका जो काम है वो है। तो ये योजनाएं जो है आपसे पूछी जाएंगी, इसमें सिर्फ इतना ही पूछे जाने की संभावना है भाई ये योजना जो है वो किसके द्वारा फंडिंग है, किसकी वित्तीय सहायता से संचालित की जा रही है। तो आपको यहाँ ये चीज याद रखनी है कि विकास आता है वो विश्व बैंक की और बाकी सभी एशियन डेवलपमेंट बैंक की। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान में 2 गलियारे हैं, दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेसवे। इसमें राजस्थान की लंबाई जो है वो 374 किलोमीटर है राजस्थान के अंदर, और 18,332.43 लाख रुपए की लागत से 13 पैकेजों में इसका निर्माण कार्य चल रहा है। राजस्थान सुजस के अंदर हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीटली डिस्कस किया, तो यहाँ हम इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल पे राजस्थान सुजस का जो वीडियो है, राजस्थान सुजस का, उसको आप देखें, उसमें आपको ये दोनों गलियारे जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करके मैप के माध्यम से बताए गए हैं। ठीक है, अगला है सांगरिया सांचौर संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है राजस्थान में वो 637 किलोमीटर है। मेनली आप लंबाई याद रखिए, लंबाई ही पूछी जाएगी। और लागत है वो 15,797 करोड़ रुपए। 23 पैकेजों में इसका काम पूरा होगा, 23 पैकेजों में इसका काम पूरा होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें होता क्या है, पैकेज क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक सड़क है, इस सड़क की लंबाई जैसे मान लीजिए 500 किलोमीटर है ना, अब इस सड़क की लंबाई 500 किलोमीटर। अब 500 किलोमीटर जो है ना वो इसका टेंडर देंगे तो एक ठेकेदार को तो दे नहीं सकते भाई, एक को दे देंगे तो वो कितने दिन में पूरा करेगा 500 किलोमीटर। तो इसको क्या कर देते हैं, ये डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे 10-10 किलोमीटर में डिवाइड कर दिया, या मान लीजिए 100 किलोमीटर में डिवाइड कर दिया, तो 5 पैकेज हो गए। इसके कितने हो गए, 5 पैकेज हो गए। तो 5 अलग अलग लोगों को इसका क्या हो गया, टेंडर हो गया। अब ये अलग अलग 5 लोग जो है ना एक साथ काम करेंगे तो ये काम हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो ये पैकेज से मतलब ये है कि 23 पैकेज में 637 किलोमीटर की है, तो 23 पैकेज में पूरी होगी, और ये 374 किलोमीटर की है वो 13 पैकेज में, अलग अलग पैकेज में पूरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला RSRTC के नवाचार, यानी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। RSRTC का मतलब है आपकी रोडवेज बस, रोडवेज जो है ना RSRTC वो है। ठीक है, ये कुछ लोगों को पता नहीं है RSRTC क्या चीज है, ये कौन सी बला आ गई। तो इसने कुछ इनोवेशन किए हैं। पहला है महिला दिवस और रक्षाबंधन पर निःशुल्क यात्रा महिलाओं के लिए, बिल्कुल 8 मार्च और रक्षाबंधन जिस दिन होता है ना उस दिन जो है वो राजस्थान रोडवेज की जो बसें हैं उनमें महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा होती है। दूसरा, वाहन ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया है, यानी GPS लगाया गया है इनमें, ताकि बस जो है उसकी एक्चुअल लोकेशन व्यक्ति को पता हो सके, जो यात्री है उसके इंतजार के जो समय है उसको घटाया जा सके। इसके साथ साथ इसमें एक पैनिक बटन लगाया गया है, महिलाओं के लिए विशेष तौर से है पैनिक बटन, कि किसी प्रकार की अगर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो उस पैनिक बटन को दबाकर वो नजदीक का जो पुलिस स्टेशन है वहां सूचना कर सकती है, और तुरंत GPS के माध्यम से उस बस को ट्रैक करके उस महिला की हेल्प की जा सकती है। इसके साथ साथ शिकायत प्रबंधन प्रणाली जो है वो स्थापित की गई है, कि अगर किसी कर्मचारी के द्वारा या अन्य किसी कारण से असुविधा जो है वो यात्री को हो रही है, तो उस असुविधा के लिए वो शिकायत कर सकता है, और उसके लिए उचित जो है वो 181 पे शिकायत प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है। ये RSTC के कुछ नवाचार थे। नेक्स्ट में हम चलते हैं रेलवे। तो पूरे भारत में जो रेल है उसकी लंबाई है 68,043 किलोमीटर, पूरे भारत में 68,043 किलोमीटर, और राजस्थान में 6,019 किलोमीटर, जो भारत का 8.89% है। 3 ही बातें याद रखनी है,
पूरे भारत में 68,043 किलोमीटर, राजस्थान में 6,019 किलोमीटर, और वो भारत का 8.89%। ये मार्च 2024 का आंकड़ा, कब का आंकड़ा है? मार्च 2024 का। लगे यानी भारत में जितनी रेलवे सिस्टम है ना, उसका मात्र 8.89% ही राजस्थान में है। ठीक है, तो अभी तो राजस्थान में रेल प्रणाली को और विकास की आवश्यकता है। अगली बात है डाकघर की, अगर हम बात करें तो 11,049 लाख डाकघर राजस्थान में है। 11,049 लाख जो है डाकघर राजस्थान में है। ये इतनी कोई विशेष बात नहीं है, नहीं भी याद करो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये रेलवे वाला जरूर याद रखना। टेलीकॉम उपभोक्ता मोबाइल हर आदमी के पास है, 6.70 करोड़, 6.70 करोड़ टेलीकॉम उपभोक्ता जो है वो राजस्थान में है। तो आधारभूत संरचना में हमारा ये चैप्टर जो है वो आज पूरा हो गया। हमने 5 चैप्टर हैं वो पूरे कर लिए हैं। पिछले 4 चैप्टर भी जो है वो अपलोड किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ सुजस भी अपना चल रहा है। तो RS प्री और इसके साथ साथ जो अन्य जो भर्तियां हैं उनके लिए जो करंट का जो अपना जो ये सेशन चल रहा है, इससे जुड़ने के लिए आप जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स कर लें। धन्यवाद।